तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट with reference to accounting standard AS 21, AS 23 and AS 27। ओके, तो ये गाइडेंस नोट बताता क्या है? ये गाइडेंस नोट बताता है principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statement of a group of a parent company। ओके, क्या होता है पेरेंट कंपनी, क्या होती है सब्सिडरी, क्या होती है ग्रुप, ये सब अभी हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 एंड 27 इशू किए हैं रिगार्डिंग कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इनको किस तरह अप्लाई करना है इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, क्या होंगे सिद्धांत, क्या होंगी प्रक्रियाएं, क्या होगी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड फॉर प्रेजेंटेशन, यानी किस तरह प्रिपेयर किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्या क्या डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन होंगे, ये सब बताता है गाइडेंस नोट। ठीक है, ऑफ एक ग्रुप ऑफ ए पेरेंट कंपनी। ओके, तो एक होता है पेरेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड इनको पेरेंट कंपनी कहता है। और इस पेरेंट कंपनी की सब्सिडियरी होती है, सब्सिडियरी 1, सब्सिडियरी 2, associate 1, associate 2, any number of joint ventures। तो ये जो कंपनी होती है इस पूरे को मिला के ये कहलाता है ग्रुप, जिसके अंदर ये पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट आता है। ओके, तो जो होल्डिंग कंपनी जो होती है पेरेंट कंपनी, यानी पेरेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके बिहाफ पर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ए पेरेंट कंपनी। ओके, तो जो पेरेंट कंपनी है जो होल्ड करती है, जिसके नीचे सब्सिडरीज हैं, वो होती है पेरेंट्स, और पेरेंट्स को सब्सिडरीज को सबको मिला के, ठीक है, ये होता है ग्रुप। और ग्रुप के अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए सिंगल एंटिटी, ओके, एज ए सिंगल एंटिटी, जो इनको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सबको मर्ज करके इन सबके फाइनेंशियल डेटाज को, इसकी बैलेंस शीट अलग होगी, पेरेंट्स बैलेंस शीट, पेरेंट बैलेंस शीट, पेरेंट P&L, पेरेंट कैश फ्लो, पेरेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट,
इसी तरह S1 बैलेंस शीट, S1 P&L, S1 कैश फ्लो, S1 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, S2 बैलेंस शीट, S2 P&L, S2 कैश फ्लो, S1 एक्सपेंस। इसी तरह सबके हो सकते हैं। और इन सबको जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट P प्लस बैलेंस S1 बैलेंस शीट प्लस S2 बैलेंस शीट, ये मिला के होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, तो जब सारे ग्रुप के सारे अकाउंट्स को मिला के उस ग्रुप को जब एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऐसे सिंगल एंटिटी बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या क्या बनते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो सब ये जो कंसोलिडेटेड बनेंगे अलग अलग, इन सबको मिला के हम कहेंगे दीज प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिला के हो गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये आपने समझा। ठीक है, अब जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे, बेसिकली जो सेम फॉर्मेट और FRF जिससे पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स बने हैं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेम फॉर्मेट एंड सेम FRF। ओके, तो पेरेंट्स की सब्सिडरी हुई, इन सबके जितने अलग अलग बैलेंस शीट है, जो पेरेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस स्टैंडर्ड के लिए इसको कहेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब एज ए ग्रुप, एज ए होल ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी मानते हुए सारे का स्टेटमेंट तैयार करेंगे, इनको हम लोग कहेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंसिंग। ओके, ठीक है। अब जो एंटिटी है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? ये ग्रुप, पेरेंट। जो एंटिटी है, एंटिटी responsible for preparation of FS, consolidated financial statement, ये जनरली कौन सी कंपनी है? पेरेंट कंपनी। तो ये जो पेरेंट कंपनी है, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंटिटी रेस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंस कंपनी, दैट इज पेरेंट कंपनी, दैट विल अपॉइंट, क्या करेगी? अपॉइंट एन ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो कंपनी का है, मान लो ये कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, तो एक तो कंपनी का अपना ऑडिटर होगा, ठीक है। जो ऑडिटर होगा रिलायंस लिमिटेड का, डेट में बी सेपरेट ऑडिटर, और एक ऑडिट होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का,
ओके, तो कंसोलिडेट तो क्या होगा, ऑडिटर कौन कौन से हो गए, ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन सब का ऑडिटर सेम हो सकता है, दोषी एंड कंपनी, दोषी एंड कंपनी, दोषी एंड कंपनी, इनका हो सकता है दोषी एंड कंपनी, इनका हो सकता है ए एंड कंपनी, इनका हो सकता है बी एंड कंपनी। ओके, या इनका हो सकता है दोषी एंड कंपनी एंड दोषी एंड कंपनी, और इनका हो सकता है ए एंड कंपनी। तो ऑडिटर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, सेपरेट ऑडिटर, सेपरेट एंगेजमेंट लेटर, सारी कंडीशन सेपरेट होगी, वो सेपरेट ऑडिटर होगा। ये नहीं कि जो स्टेटरी ऑडिटर है वो ही कंसोलिडेशन एज ए पार्ट ऑफ द स्टेटरी ऑडिट करेगा, ऐसा नहीं है। ये सेपरेट ऑडिटर्स होगा। हाउएवर दिस सेपरेट ऑडिटर मे बी द सेम ऑडिटर, सेपरेट ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, मे बी सेम स्टेटरी ऑडिटर। जो ऑडिटर पेरेंट कंपनी का है सेम ऑडिटर भी इसका हो सकता है। ओके, या फिर कोई कानून स्टेट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशन में रिक्वायर that it is mandatory that auditors of CFS will be the statutory auditor of parent company। इस तरह की कंडीशंस में कोई स्टेचू लगा सकती है कि जो ऑडिटर पेरेंट कंपनी का स्टेटरी ऑडिटर होगा वही सेम ऑडिटर होना जरूरी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का, लेकिन ये तब जब कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन कानून लगाए, अदरवाइज कोई भी ऑडिटर हो सकता है, दोनों का सेपरेट सेपरेट ऑडिटर हो सकता है। ओके, तो ये हम समझे। अब हम आपको बेसिकली गाइडेंस नोट के एसेंस में ले चलते। गाइडेंस नोट चाहता क्या है, आप लोगों ने अगर ये कॉपी कर लिया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस सर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो गाइडेंस नोट है ये दो चीजें बताता है। एक होता है स्पेसिफिक इश्यूज,
इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी चीज बताता है स्पेसिफिक इशूज के अलावा ऑडिट प्रोसीजर्स। तीसरी चीज ये बताता है डेफिनेशंस, चौथी चीज ये बताता है रिपोर्टिंग। ये चार चीजें ये गाइडेंस नोट बताता है। ओके, तो जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस जो इसके अंदर दी हैं, दीज आर द सेम एज गिवन इन AS 21, AS 23 and AS 27। जो 21 में डेफिनेशन दी है, जो 23 में दी है और जो 27 में दी है, वो सेम डेफिनेशंस है। इसके अंदर गाइडेंस नोट में डेफिनेशन में क्या है, AS 21, AS 23 एंड AS 27, इन तीनों की जो सेम डेफिनेशन है और सेम मीनिंग, जो जिस चीज का जो मीनिंग दिया हुआ है, सेम डेफिनेशन एंड सेम मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स। जो टर्म्स गाइडेंस नोट क्या कहता है, जो भी AS 21 में दिया है, AS 23 में दिया है, AS 23 में दिया है, सेम मीनिंग रहेंगे। ओके, अब एज पर गाइडेंस नोट स्पेसिफिक इशू और स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। तो अब हम समझते हैं स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये गाइडेंस नोट के हिसाब से फिर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जो गाइडेंस नोट के हिसाब से क्या है, responsibility to prepare and present consolidated financial statement is the responsibility of management। तो ये गाइडेंस नोट क्या कहता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट को इसके लिए क्या क्या करना है। ओके, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट को करना है आइडेंटिफाई, क्या क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिनको हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है। उसके अलावा सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई करने क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आइडेंटिफाई करने हैं
प्रिपेयर करना है सेगमेंट के हिसाब से, प्रेजेंटेशन करना है। डिफरेंट सेगमेंट्स पेरेंट कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, ये सारे सेगमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी एंड related party transactions। आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टीज को एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को। ओके, और क्या क्या करना है? एक्यूरेट एंड कंप्लीट informations from components। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टी एंड एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशंस फॉर कंपोनेंट। ओके, ये सारी करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज होगा मैनेजमेंट की। और क्या क्या करना है? उसके अलावा इश्यू इंस्ट्रक्शंस, इश्यू करेगा इंस्ट्रक्शंस। किसको इश्यू करेगा? टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को इशू करेगा कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनीज, क्या क्या पेरेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर financial informations, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है पेरेंट्स कंपनी की? ये अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में इंस्ट्रक्शंस देगा। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? अकाउंटिंग पॉलिसी की क्या रिक्वायरमेंट है? डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है? इन सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस देगा। सेगमेंट के बारे में क्या रिक्वायरमेंट है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें बताएगा। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बताएगा टाइम टेबल, कि ये सारी इंफॉर्मेशन बाय दिस डेट देनी है, क्योंकि हमारे को जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टाइम शेड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर करने हैं बाय ए पर्टिकुलर डेट।
ओके, तो ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, अब एज पर गाइडेंस नोट ऑडिटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके, अब आ जाइए ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी in preparation and presentation. Auditor's responsibility for the audit of consolidated financial statement. Okay. क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर्स की फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई फॉर्मेट एंड FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनने चाहिए थे, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लाई करना चाहिए था और किया गया है या नहीं। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर्स की, डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एंड कंप्लायंस ऑफ AS 27। ओके, तो compliance of AS 21, AS 23 and AS 27। और रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर्स की ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर को ये एश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर ट्रू एंड फेयर, दी रिफ्लेक्ट। ओके, इसके लिए साथ ही ऑडिटर को देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स गाइडेंस नोट्स has been applied in consolidated financial statement in the same manner
as applied to FS of parent company। साथ ही साथ उसको देखना है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सेम मैनर्स में अप्लाई किए गए हैं, जिस तरह अप्लाई किए गए हैं इन द सेम मैनर एज अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी। ओके, इन सब काम करने के लिए ऑडिटर्स क्या करेगा ये हमको देखना है। तो आइडेंटिफाई फॉर्मेट, इन चारों काम करने के लिए फर्स्ट आइडेंटिफाई फॉर्मेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेकंड कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21, accounting standard 23, accounting standard 27, third true and fair, and fourth उसको देखना है कि जो accounting standards हैं, statements हैं issued by ICI, guidance note issued by ICI, these are applied in the CFS in the same manner as applied in financial statements of the parent company। वो सेम मैनर्स में अप्लाई हो रहे हैं जिस मैनर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाई होते हैं पेरेंट्स कंपनी के केस में। तो ये आपको एंश्योर करना है। ओके, अब ये एंश्योर करेगा कैसे ये अभी बताते हैं, क्या क्या करेगा ऑडिटर, कैसे करेगा। ओके, तो ये अब हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेगा ऑडिटर विल prepare an audit plan to conduct audit in effective and तो ऑडिटर प्लान करेगा ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में करने के लिए, जैसा AS 300 के हिसाब से हम करते थे। सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर देखेगा, ऐसे 210 के हिसाब से, 220 इसके हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट देखेगा, 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट देखेगा, पुरानी फाइलें देखेगा, एंगेजमेंट लेटर्स की टर्म्स देखेगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट देखेगा, प्रॉपर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बेसिस पे क्या करेगा, प्लान स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन, कितना सुपरविजन चाहिए, कितना डायरेक्शन चाहिए उसके स्टाफ को, ये सब प्लान करेगा। उस सबको जो ऐसे 300 के जो पॉइंट्स हैं वो सब आप इस ऑडिट प्लान के अंदर लिखिएगा। उसके बाद में obtain understanding of accounting control, IC control
accounting control, internal control, nature, extent and timings of the audit procedures. ओके, ये इस करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करेगा और इसके लिए वो क्या करेगा, एसेस करेगा रिस्क और उसके हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड करेगा या प्लान करेगा, ठीक है, डिजाइन करेगा प्रोसीजर्स। ओके, ये सारे काम ऑडिटर्स को करने हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर्स क्या करेगा, उसके अलावा कंप्लायंस ऑफ AS 21, 23, 27 को अप्लाई करेगा कि वो कंप्लाई हो रहे हैं नहीं। ओके, अगर इफ ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, components are separate, then auditors of CFS, consolidated financial, तो उसको क्या करना होगा, rely on the work of others, अदर ऑडिटर के काम पर उसको देखना है ऐसे 600 के हिसाब से कि वो अदर्स के काम पर कितना रिलाई कर सकता है। ओके, उसके अलावा ऑडिटर क्या करेगा, यूज करेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं सेपरेट कंपनीज के, पेरेंट के, सब्सिडरीज के, जॉइंट वेंचर्स के, एसोसिएट्स के, इन सब के जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट उसको OFI, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैदर करनी है ऑडिटर्स को बिफोर कंसोलिडेशन। तो ये अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, ये अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है और उन पर उनका इवेल्युएशन करना है फॉर द पर्पज ऑफ द रिपोर्टिंग। ओके, तो ये हम यदि आपने कॉपी कर लिया तो इसको हम करते हैं और हम कंसंट्रेट करेंगे OFI पर।
अदर इंफॉर्मेशंस क्या ऑब्टेन करनी है? इंफॉर्मेशंस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस and disclosures by separate reports of parents, subsidiaries, associates and joint ventures. ओके, ये ऑब्टेन करनी है अदर इंफॉर्मेशन। सेकेंड ऑफ करनी है डिफरिंग, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड एस्टिमेट्स of parents, subsidiaries, associates and joint ventures. Third, preparation of specific items included in separate report. Examining preparation of specific items included, and next उसको देखना adjustment साथ ही देखना है एडजस्टमेंट फॉर डिफरिंग आइटम्स एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स इन इन्हीं चारों के अंदर पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट उसको देखना है कि डिसाइड करना है पार्टिसिपेशन ऑफ हिमसेल्फ और रिलाई अपॉन अदर्स। इसमें अदर ऑडिटर्स ऑफ PSAJB और ऑडिटर्स अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। अब ऑडिटर को क्या डिसाइड करना है कि किस किस काम में वो खुद पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी उसका अपना पार्टिसिपेशन, और कितने काम में he can rely on others। rely on others में क्या क्या है, जो अदर ऑडिटर्स हैं, सेपरेट ऑडिटर्स हैं, पेरेंट्स के, जॉइंट वेंचर्स के, एसोसिएट के, सब्सिडरीज के। ओके, और कुछ ऑडिटर्स has been appointed, whether any auditor or some auditors have been appointed to assist him for the consolidation of the accounting। इसको कोई ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं असिस्ट करने के लिए, तो उन ऑडिटर्स का काम क्या है और उन पर क्या वो रिलाई
कर सकता है या नहीं। ओके, ठीक है। ये जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, CFS का अराउंड काउंट्स सेपरेट होता है। ओके, अब आपको बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में काफी कुछ समझना है। हालांकि मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल में पूरा चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको आपको समझना है। मैं केवल आपको दो चीजें आपको समझाना चाहूंगा, अकाउंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, दूसरी है करंट पीरियड एडजस्टमेंट। ओके, ये परमानेंट एडजस्टमेंट में आपको पता है कि हम लोग गुडविल और CR कैपिटल रिजर्व इसका एडजस्टमेंट करते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग निकालते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालते हैं और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इन सबको ऑडिटर को चेक करना है। करंट पीरियड एडजस्टमेंट में इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट चेक करनी है। ओके, और मूवमेंट इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, okay, rest is the knowledge gained you in the accounting, that is financial reporting chapter of the CA final consolidation of the account, that is the holding company। तो जिस तरह हम माइनॉरिटी निकालते हैं, कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, प्री एक्विजिशन निकालते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस ऑडिटर को चेक करना है। माइनॉरिटी ठीक निकाला है, कैपिटल ठीक निकाला है, प्री एक्विजिशन ठीक निकाला है, उसके बाद में कंसोलिडेशन ठीक निकाला है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, जितनी एडजस्टमेंट किया है इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को देखना है। थैंक यू वेरी मच।